क्या दोस्तों आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं? अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। आपके सारे पैसे निकाले जा सकते हैं। कैसे? किन-किन तरीकों से आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है, वो सारे तरीके हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और फिर हम आपको बताएँगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, तो आप उसका रिपोर्ट कैसे करेंगे और कैसे आपको यहाँ पे इंसाफ़ मिलेगा। तो दोस्तों वो सारी बातें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप रिपोर्ट करने की बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि दोस्तों आप पहले ही सतर्क रहें, अलर्ट रहें। आप कोई भी अपने साथ फ्रॉड होने ही मत दें, जिससे कि आपको रिपोर्ट करने की नौबत आए। क्योंकि दोस्तों अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा आप तक आपको वापस मिल ही जाए। तो इसलिए पहले से ही सावधान रहें। तो दोस्तों हम आपको टोटल 8 तरीके बताएंगे जिस तरीकों से हैकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, वो भी पूरा तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है फिशिंग, धोखाधड़ी। इससे आपके साथ हैकर फ्रॉड करते हैं, लेकिन कैसे बताते हैं आपको। धोखेबाज एक थर्ड पार्टी फिशिंग वेबसाइट बनाते हैं जो मौजूदा वास्तविक वेबसाइट की तरह दिखती है, जैसे बैंक की वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट या सर्च इंजन आदि। इन वेबसाइटों के लिंक धोखेबाजों द्वारा लघु संदेश सेवा, एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेंजर आदि के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। कई ग्राहक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की विस्तार से जांच किए बिना लिंक पर क्लिक करते हैं और सुरक्षित क्रेडेंशियल दर्ज करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पहचान संख्या, पीआईएन, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, पासवर्ड आदि, जिन्हें धोखेबाजों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है और उपयोग किया जाता है। अब हम आपको सावधानियां बताते हैं। अज्ञात, असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें और अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए ऐसे एसएमएस, ईमेल को तुरंत डिलीट कर दें, ताकि भविष्य में गलती से उन तक पहुंचने से बचा जा सके। बैंक, ई कॉमर्स, सर्च इंजन वेबसाइट के लिंक प्रदान करने वाले मेल को अनसब्सक्राइब करें और ऐसे ईमेल को हटाने से पहले इन्हें भेजने वाले की ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दें। हमेशा अपने बैंक सर्विस प्रोवाइडर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के विवरण को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें, विशेषकर जहां वित्तीय क्रेडेंशियल्स दर्ज करने की आवश्यकता हो। सुरक्षित क्रेडेंशियल्स दर्ज करने से पहले वेबसाइट पर सुरक्षित चिह्न, पैडलॉक प्रतीक के साथ एचटीटीपीएस की जांच करें। गलत स्पेलिंग के केस में ईमेल से प्राप्त यूआरएल और डोमेन नामों की जांच करें। संदेह होने पर सूचित करें। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जिससे हैकर फ्रॉड करते हैं। दूसरा तरीका है डू स्क्रीन शेयरिंग। ऐप और रिमोट एक्सेस का उपयोग करके की जाने वाली धोखाधड़ी धोखेबाज ग्राहक को स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं। इस तरह के ऐप का उपयोग करके धोखेबाज ग्राहक के मोबाइल, लैपटॉप को देख सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और ग्राहक के वित्तीय क्रेडेंशियल्स तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। धोखेबाज इस जानकारी का उपयोग धन के अनधिकृत ट्रांसफर या ग्राहक के इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट्स ऐप का उपयोग करके भुगतान करने के लिए करते हैं। इसकी सावधानियां हैं। यदि आपके डिवाइस में कोई तकनीकी गड़बड़ी आती है और आपको कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, तो अपने डिवाइस से सभी भुगतान संबंधी ऐप्स को निष्क्रिय जस्ट लॉग आउट कर दें। ऐसे ऐप्स को तभी डाउनलोड करें जब आपको कंपनी के उस आधिकारिक टोल फ्री नंबर के माध्यम से सलाह दी जाती है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट में दिखाई दे रहा होता है। यदि कंपनी का कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत संपर्क नंबर के माध्यम से आपसे संपर्क करता है, तो ऐसे ऐप्स डाउनलोड न करें। जैसे ही काम पूरा हो जाता है, सुनिश्चित करें कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपके डिवाइस से हटा दिया गया है। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका है मंकी सर्वे और सर्च इंजन के माध्यम से प्राप्त परिणामों द्वारा क्रेडेंशियल्स पता करके धोखाधड़ी। ग्राहक अपने बैंक, बीमा कंपनी, आधार अपडेशन सेंटर आदि के संपर्क विवरण, कस्टमर केयर नंबर प्राप्त करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। सर्च इंजन पर यह संपर्क विवरण अक्सर संबंधित इकाई, रिस्पेक्टिव एंटिटी से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन जालसाजों द्वारा उन्हें इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राहकों द्वारा सर्च इंजन पर बैंक, कंपनी के संपर्क नंबरों के रूप में प्रदर्शित धोखेबाजों के इन अज्ञात, असत्यापित संपर्क नंबरों पर संपर्क हो सकता है। एक बार जब ग्राहक इन संपर्क नंबरों पर कॉल करते हैं, तो जालसाज ग्राहकों से सत्यापन के लिए उनके कार्ड क्रेडेंशियल विवरण साझा करने के लिए कहते हैं। धोखेबाज को आरई, रेगुलेटेड एंटायरी का वास्तविक प्रतिनिधि मानते हुए ग्राहक अपने सुरक्षित विवरण उनके साथ साझा करते हैं और इस प्रकार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। सावधानियां।
हमेशा बैंकों या कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए ग्राहक सेवा संपर्क विवरण का उपयोग करें। सर्च इंजन के पेज पर प्रदर्शित नंबरों पर सीधे कॉल न करें, क्योंकि ये अक्सर धोखेबाजों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि ग्राहक सेवा संपर्क नंबर कभी भी मोबाइल नंबर के रूप में नहीं होता। अब हम आपको चौथा तरीका बताते हैं। चौथा तरीका है क्यूआर कोड स्कैन के जरिए धोखाधड़ी। धोखेबाज अक्सर विभिन्न बहानों के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं और ग्राहकों के फोन पर मौजूद ऐप्स का उपयोग करके उनके क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड को स्कैन करवा के उन्हें धोखा देते हैं। ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्राहक अनजाने में धोखेबाजों को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। सावधानियां। किसी भी भुगतान ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड स्कैन करते समय सतर्क रहें, क्योंकि किसी विशेष खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए क्यूआर कोड में खाता विवरण अंतर्निहित एम्बेडेड होता है। पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें। पैसे की प्राप्ति से जुड़े लेन देन के लिए बारकोड क्यूआर कोड को स्कैन करने या मोबाइल बैंकिंग पिन, एम पिन, पासवर्ड आदि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आपको पांचवां तरीका बताते हैं। पांचवां तरीका है मनी म्यूल्स। मनी म्यूल एक शब्द है जिसका उपयोग उन निर्दोष पीड़ितों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें धोखेबाजों द्वारा चोरी किए गए अवैध धन को उनके बैंक खाते के माध्यम से वैध बनाने के लिए धोखा दिया जाता है। धोखेबाज ईमेल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते हैं और उन्हें आकर्षक कमीशन के बदले में अपने बैंक खातों में पैसा प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। उसके बाद इस मनी म्यूल को इस पैसे को दूसरे मनी म्यूल के खाते में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे एक श्रृंखला शुरू होती है जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पैसा धोखेबाज के खाते में स्थानांतरित हो जाता है। वैकल्पिक रूप से धोखेबाज मनी म्यूल को नकदी निकालने और इसे किसी को सौंपने का निर्देश दे सकता है। जब इस तरह की धोखाधड़ी की सूचना मिलती है तो यह मनी म्यूल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच का लक्ष्य बन जाता है। सावधानियां। दूसरे व्यक्तियों को शुल्क भुगतान के लिए धन प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए अपने खाते का उपयोग करने की अनुमति न दें। आकर्षक ऑफर, कमीशन के झांसे में न आएं और अनधिकृत धन प्राप्त करने और उसे दूसरों को हस्तांतरित करने या नकदी निकालने और इसके लिए किसी भारी भरकम शुल्क के बदले में अपनी सहमति प्रदान न करें। यदि धन का स्रोत वास्तविक नहीं है या अंतर्निहित लेन देन के लिए तर्क अधिकारियों के सामने साबित नहीं होता है, तो धन का प्राप्तकर्ता पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा गंभीर परेशानी में पड़ सकता है। अब हम आपको छठा तरीका बताते हैं। छठा तरीका है संदिग्ध ऐप्स और एपीके धोखाधड़ी। सतर्क रहें। धोखाधड़ी से बचने के लिए संदिग्ध ऐप्स या एपीके फाइलों पर क्लिक न करें। एंड्रॉयड विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी ओपन सोर्स प्रकृति और फ्रेगमेंटेशन, चूंकि ओएस विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित उपकरणों पर चलता है और प्रत्येक निर्माता अपनी सुविधा के लिए ओएस में बदलाव करता है, जिसके कारण यह दुनिया भर में हमलावरों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य होता है। एंड्रॉयड इकोसिस्टम उपयोगकर्ताओं को थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की अनुमति देता है और प्ले स्टोर पर नियंत्रण ऐप स्टोर की तुलना में कम कठोर हैं। ये सभी कारक एंड्रॉयड ओएस को सही हमले की सतह बनाते हैं और हैकर्स के लिए एपीके एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करके या एक वैध एप्लीकेशन को ट्रोजन करके उपयोगकर्ता के एंड्रॉयड डिवाइस का शोषण करना संभव बनाते हैं। यह कैसे किया जाता है? सबसे पहले हैकर्स द्वारा पीड़ितों के मोबाइल उपकरणों पर मलिशियस एपीके इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हैकर सोशल इंजीनियरिंग युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जब पीड़ित उस पर क्लिक करके एपीके इंस्टॉल करता है, तो उसे इस प्रकार अज्ञात स्रोतों से ऐप इंस्टॉल करने से संबंधित खतरों को प्रकट करने के बारे में कई चेतावनी संदेश प्राप्त हो सकते हैं। पीड़ित यह भी देख सकता है कि ईएनपी बहुत सारी अनुमतियों का अनुरोध कर रहा है, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, स्थान, संपर्क, एसएमएस आदि तक पहुंच। इंस्टॉलेशन के बाद हैकर अपने हैकिंग डिवाइस पर एक कनेक्शन प्राप्त करता है, जो इस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए हैकर के साथ संक्रमित डिवाइस तक पहुंच और नियंत्रण प्रदान करता है। पीड़ित के फोन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हैकर को मलिशियस एपीके को इंस्टॉल करने और इसे लॉन्च करने के लिए पीड़ित को एक सोशल इंजीनियरिंग मेथड क्रिएट करने की आवश्यकता होगी। धोखेबाज भुगतान क्वेरी आदि को हल करने के बहाने से पीड़ितों द्वारा धोखे से एपीके फाइल इंस्टॉल करा सकते हैं। जनरेट की गई एपीके फाइल वैध नहीं दिखती है और आकार में केवल कुछ केबी की ही हो सकती है।
एक बार एपीके इंस्टॉल होने के बाद यह बहुत सारी अनुमतियों का अनुरोध करता है, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, स्थान, संपर्क, एसएमएस आदि। यह एक महत्वपूर्ण संकेत, रेड फ्लैग है, और यदि उपयोगकर्ता ने ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो इसे तुरंत अनइंस्टॉल किया जाना चाहिए। यदि पीड़ित के फोन पर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया गया है तो ऐसी एपीके फाइलों को आसानी से खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपयोगकर्ता को गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अज्ञात और असत्यापित स्रोतों से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से डिवाइस को नुकसान हो सकता है। फोन को नियमित रूप से रिबूट करें और बैकग्राउंड में चल रहे सभी ऐप्स को क्लियर करें ताकि हैकर कनेक्शन खो दे। अब हम आपको 7वें तरीके में बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह जरूर करें, सुनिश्चित करें कि फोन सेटिंग्स में अज्ञात स्रोतों से इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज निष्क्रिय डिसेबल है। केवल गूगल प्ले स्टोर से विश्वसनीय एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें। अपने स्मार्टफोन पर एक प्रभावी मोबाइल एंटी मैलवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और इसे अपडेट रखें। हमेशा ऐप अनुमतियों को सत्यापित करें और केवल उन अनुमतियों को स्वीकृति दें जिनके पास ऐप के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संदर्भ हैं। यदि वे संदिग्ध लगते हैं तब अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए एक टॉर्च ऐप जो आपके संपर्कों, एसएमएस, माइक्रोफोन आदि तक पहुंच के लिए पूछता है। स्वचालित ओएस अपडेट सक्रिय करें या नियमित रूप से अपडेट किए गए ओएस सुरक्षा पैच डाउनलोड करें। जैसे ही आप अपना लेन देन पूरा कर लेते हैं, ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग या वित्तीय एप्लीकेशन से लॉग आउट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपने ऐप विंडो बंद कर दी है। यह बिल्कुल न करें। अज्ञात व्यक्ति के कॉल अनुरोध पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कभी भी डाउनलोड न करें, भले ही कॉलर बैंक प्रतिनिधि या ग्राहक सहायता प्रतिनिधि होने का दावा करता हो। अपने मोबाइल डिवाइस पर क्रेडिट डेबिट कार्ड इमेज, पीआईएन, पासवर्ड और अन्य बैंकिंग विवरण सेव ना करें। किसी अजनबी को ऐप स्टोर, प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति न दें, या आपको अपने मोबाइल की सेटिंग बदलने का निर्देश न देने दें। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जेल ब्रोकन या रूट उपकरणों का उपयोग न करें। किसी डिवाइस को जेल ब्रेकिंग या रूटिंग, विक्रेता के मूल इरादे के बाहर इसे नियंत्रित करने के लिए फोन के अंतर्निहित ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंध लगाने की प्रक्रिया करने से डिवाइस अतिरिक्त मैलवेयर के संपर्क में आ जाता है और ओएस की प्रशासनिक या विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच हासिल कर लेता है। मोबाइल बैंकिंग के लिए ऑटोफिल या यूजर डॉट पासवर्ड ऑनलाइन सेव ना करें। असुरक्षित वाईफाई, सार्वजनिक या साझा नेटवर्क का उपयोग करने से बचें, क्योंकि मलिशियस एप्लीकेशन वितरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं। 8वें तरीके में हम आपको बताएंगे अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। यदि रिटेलर ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो इस मुद्दे को धोखाधड़ी रिपोर्टिंग टीम को सूचित किया जाना चाहिए। रिटेलर सीएस हेड सीजीओ से संपर्क कर सकता है या सीधे fraud.reporting@airtelbank.com को ईमेल भेज सकता है। ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से नीड मोर हेल्प पर टैप करके समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं, या vcarry@airtelbank.com fraud.reporting@airtelbank.com को एक ईमेल भेज सकते हैं। किसी सूचना की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक विवरण, कार्यप्रणाली, धोखाधड़ी की प्रकृति, पीड़ित का विवरण, लेन देन का विवरण, दिनांक और धनराशि, एफआईआर, शिकायत की कॉपी। और फिर एफआईआर या शिकायत की गई कॉपी, यानी कि आपके साथ जब फ्रॉड हुआ तो आपने कोई ना कोई एफआईआर जरूर किए होंगे, उसकी कॉपी आपके पास होना चाहिए। वो दोस्तों आप जब मेल करेंगे वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा और उसके बाद आपके साथ उचित कार्रवाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जो हमने आपको बताए हैं कि किस किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और किस किस तरीके से आपको बच सकते हैं, क्या क्या इसका निवारण क्या है वो भी हमने बता दिया है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके
साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो आप रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो गया है, और लेकिन आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है। तो दोस्तों इसी के साथ आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम एयरटेल बैंक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यूनिक इन्फॉर्मेशन अपने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।